देखेंगे आज 7वीं की कक्षा बसंत भाग 2 से छठा अध्याय है। शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। ये बात हम सबों को पता होगा कि शरीर का जो बनावट है वो अलग अलग तत्वों से हुआ है और इन सब का एक मात्रा में होना आवश्यक है, तभी हमारा शरीर जो है सो संतुलित रह पाएगा, सही ढंग से चल पाएगा। अन्यथा बिगड़ सकता है, हम अस्वस्थ हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो इसी रक्त के बारे में चर्चा की गई है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जल जो पानी होता है वो पानी किस प्रकार अपने क्षेत्र में या फिर वो जहाँ जहाँ उसका बहाव होता है, चाहे वो नदी का हो या समुद्र का हो या नहर का पानी हो, जिस क्षेत्र में वो जाता है अपनी शीतलता से जो प्राणी है या वनस्पति है उनकी तो प्यास बुझाता ही है और साथ ही उन्हें जीवन जीने की नई आशा देता। तो इस प्रकार यह रक्त भी है, इस जल की भांति ही तरल है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर आवश्यकता अनुसार जो सामग्रियां होती है वह वहां पहुंचाता है। और इसका जो खास गुण है, इसकी जो विशेषता है वो कि शरीर में जो शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन, उसका यह परिचालन करता है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। और साथ ही शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमारे भोजन करने के उपरांत जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा को शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना होता है। क्योंकि शरीर एक मशीन का रूप है और जब मशीन कार्य करता है तो उसमें ईंधन की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो शरीर है वो एक मशीन तौर पे काम करता है, उसे ईंधन के रूप में ऊर्जा चाहिए होता है और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो भोजन के उपरांत जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में यह सक्षम है और यही इनका कर्तव्य है। शरीर के भीतर एक तरल संवाहक पदार्थ होता है जो विभिन्न अंगों तक आवश्यकता की वस्तुएं पहुंचाने का काम करता है। उसका नाम है रक्त, इसको हम खून भी कहते हैं। रक्त की सहायता से ही हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। और इन्हीं की सहायता से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जिन अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार वह मानव में जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। इसके कमी से हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। जैसा हमने बताया कि भोज्य पदार्थ से जो उत्पन्न ऊर्जा है ये उसे धोने का कार्य करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। और इस प्रकार जहाँ शरीर के जिस अंग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ यह ऊर्जा पहुँचाता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर ऐसा ना हो तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। जिस प्रकार शरीर का निर्माण अलग अलग अंगों से हुआ है, उसी प्रकार रक्तों का निर्माण भी अलग अलग तत्वों से मिलकर बना। इसे जांचने के लिए
कि यंत्र की आवश्यकता होती है कि आखिर इस रक्त में क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये रक्त बना हुआ है। इन्हें हम उन मशीन से जांचते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे तत्व भी दिखाई पड़ते हैं, बड़े दिखाई पड़ते हैं। इस तंत्र को, इस मशीन को हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, अर्थात जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को, जीव को दर्शाने का कार्य करे, दिखाने का कार्य करे, उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि रक्त में किस तत्व की कमी आई है, किन किन तत्वों से रक्त का निर्माण होता है, और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए रक्त में और किन तत्वों की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, इस सारे के सारे हमें इन सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से ही पता चलता है। व्यक्ति के स्वस्थ रहने और बीमार पड़ने का कारण भी यह रक्त ही है, और इसकी जानकारी हमें इसी यंत्र के द्वारा पता चलता है। कहा गया कि रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया है। भानुमति का पिटारा से मतलब हुआ, जिस प्रकार हम देखते हैं पिटारा शब्द से ही पता चलता है कि जिसमें बहुत सारे सामान एकत्रित हो, कुछ गूढ़ बातें छिपी हुई हो। पिटारा का मतलब जिसमें संपत्ति छिपा कर रखा गया हो, उसे सुरक्षित रखा गया हो, उसे ढक कर रखा गया हो, ताकि दूसरा व्यक्ति उसमें से कोई निकाल ना ले। तो ये पिटारा जो है, उस रक्त को जब हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो भानुमति का पिटारा की संज्ञा उसे दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि दिखने में ऊपर से जब हम देखते हैं तो उस समय हमें केवल और केवल रक्त पता चलता है, उसकी रंग, उसका जो रंग है वो लाल होता है। केवल हम इतना समझते हैं कि वो तरल है और रंग से वो लाल है। इसके अलावा हमें किसी भी बात की जानकारी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा देखा जाता है तो वो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा अन्य तत्वों से घिरा हुआ, अन्य तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। इसीलिए उन्हें भानुमति का पिटारा कहा गया। रक्त को सामान्यतः दो भागों में पाया गया है, ये दो भागों में बांटा गया है। एक तो वह तरल भाग है, जल के समान, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और जो दूसरा भाग है, जो इसी तरल भाग में तैरते रहते हैं, वो छोटे छोटे कण जो अलग अलग रंगों के होते हैं। कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, और कुछ बिना रंगों के ही होते हैं। ये जो कण हैं, रंग बिरंगे या बेरंगे, ये जो सभी कण उन तरल वाले भाग में जो तैरते रहते हैं, वो तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। और ये जो छोटे छोटे कण हैं, इसे हम बिंबाणु कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लेटलेट कण कहा जाता है। अब रक्त में ये जो लाल रक्त कण हैं, सफ़ेद रक्त कण हैं, इन सब का अपना स्वरूप होता है, रंग है, आकार है, प्रकार है, इसके गुण हैं, कार्य हैं, वो सब भिन्न भिन्न होते हैं।
तो ये जो लाल रक्त कण हैं, ये दरअसल दिखने में हूबहू बालूशाही की तरह लगता है। बालूशाही एक प्रकार का मिठाई है जिसका आकार गोल होता है और बीच से चपटा होता है, नारंगी की भांति दोनों छोर से चपटा होता है। तो इस प्रकार के जो रूप वाले होते हैं, आकार प्रकार वाले होते हैं, और वह चूँकि लाल होता है इसलिए उस लाल कण को लाल रक्त कण कहा जाता है। और इन्हीं के कारण, इन्हीं लाल रक्त कण के कारण पूरा का पूरा रक्त जो है, जो तरल भाग हमें देखने को मिलता है, वो इन्हीं के कारण, इन्हीं कणों के कारण पूरा का पूरा रक्त लाल दिखाई पड़ता है। ये केवल एक बूंद रक्त में, एक बूंद तरल रक्त में इन लाल रक्त कण की जो संख्या होती है वो लाखों में होती है। और यदि किसी व्यक्ति, स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्ति के रक्त की जांच की जाए, सामान्य व्यक्ति के रक्त की जांच की जाए, तो उसके 1 मिलीलीटर रक्त से अगर जांचा जाए तो लगभग उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से लिया गया जो रक्त है, 1 मिलीलीटर रक्त, उसमें 40 से 50 या 55 लाख लाल रक्त कण पाए जाएंगे, जिनके कारण हमारे शरीर का जो रक्त है, शरीर के कट जाने से लाल तरल पदार्थ का स्राव होता है, जिसे हम रक्त कहते हैं, पूरा का पूरा इन्हीं कारणों से लाल दिखता है। अब रही बात कि अगर यह लाल रक्त कण हमारे शरीर में खून में मिश्रित होता है, रक्त में मिश्रित होता है, जिनके कारण यह लाल दिखता है, तो इनकी विशेषता भी कुछ होगी। अब विशेषता क्या है? तो ये जो लाल रक्त कण है ये मजदूर की भांति, अब देखेंगे खेत में जो मजदूर होते हैं, कहीं वो मजदूरी करने जाएं या फिर वो अपने खेत में मजदूरी करें, अपना ही काज करें, तो बड़ी तन्मयता से वो काम करते हैं। यहाँ तक अगर उनके पास अधिक काम हो तो दिन रात एक कर देते हैं। तो उसी मजदूर की तरह ये जो लाल रक्त कण हैं वह भी हमारे शरीर में दिन रात काम करते रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, कभी थमने का नाम नहीं लेते हैं। इनका काम ही होता है शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक शुद्ध हवा और ऊर्जाओं को ले जाना, और वहाँ से अशुद्ध जो हवाएं हैं उनको लाकर फेफड़ों को देना, ताकि पुनः फेफड़ा उन्हें शुद्ध कर सके और शरीर में जो रोग है या जो अनावश्यक जो तत्व हैं उनको वह बहिष्कार कर सके, उसका निष्कासन हो सके। तो ये सारा का सारा काम इन रक्त में जो कण हैं ये उनका है। दिन रात काम करने के बावजूद ये थकते नहीं हैं। लेकिन अब देखेंगे कि कोई भी मशीन जब ज़्यादा कार्य करता है, उससे आप ज़्यादा काम लेंगे, तो एक समय ऐसा भी आता है जब वह बिगड़ जाता है, जब वह खराब हो जाता है। क्योंकि हर वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसकी एक समय सीमा निर्धारित होती है। जीवन
जीने की जो क्षमता होती है, जीवन काल जो होता है वो निर्धारित होता है। कोई प्राणी 100 वर्ष जीता है, कोई 1000 वर्ष जीता है, कोई 50 से 60 वर्ष तक ही जी सकता है। इस प्रकार जो ये रक्त है, रक्त में जो लाल रक्त कण हैं, इनकी जो आयु है वो अल्पायु होते हैं। ये इनकी आयु केवल और केवल 3 से 4 महीनों तक ही होता है। ये इतने दिनों तक ही जीवित रहते हैं। उनके बाद यह धीरे 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 इनका क्षरण होने लगता है, ये खंडित होने लगते हैं, नाश होने लगते हैं, ये मरने लगते हैं। और अचानक से नहीं, ये एक साथ नहीं सब मरते। अब देखेंगे ना कि जैसे ट्रेन जब अपने गंतव्य स्थान पे, रेल या बस जब अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचती है, उनके जो यात्री हैं वो एक एक करके उतरते हैं। और रेल में देखने को मिलता है कि एक तरफ से यात्री उतरते हैं तो दूसरी तरफ से जो भी यात्री चढ़ने वाले हैं, पुनः उस स्थान को जाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ से चढ़ते हैं। तो जिस तरह से वहाँ एक तरफ से यात्री उतरते हैं, दूसरी तरफ से चढ़ते हैं, तो यहाँ भी रक्त जो है, लाल रक्त कण, जिनका आयु समाप्त हो चुका है, वो तो मर रहे हैं धीरे धीरे। उसी क्षण उसकी पूर्ति के लिए, उसकी भरपाई के लिए शरीर में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के माध्यम से इन नए नए लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। और ये लाल रक्त कण फिर जो मृत हो चुके होते हैं उसके स्थान पर जाकर या स्थान ग्रहण करते हैं और उसके बदले जो कार्य होता है ये उसकी भरपाई करते हैं। और ऐसे करके धीरे 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 जो भी पुराने रक्त कण हैं, वृद्ध हो चुके हैं, वो समाप्त होने लगते हैं। उसके स्थान पे नए रक्त कण जन्म लेते हैं। अब रही बात कि इस रक्त कण के जन्म लेने और मरने की जो प्रक्रिया है, तो ठीक है, मरना तो तय है, लेकिन ये जो जन्म लेते हैं, आखिर इसका स्रोत क्या है, किस हिसाब से इनका जन्म होता है, किस कारणों से होता है, आखिर इसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा ही होता कि केवल 4 महीने में रक्त का जो कण है ये समाप्त हो जाए, तो किसी भी प्राणी का जीना संभव नहीं है। इसीलिए समय, जितना समय में यह मरता है, उतने समय में अपने अन्य जो नए हैं रक्त कण, उनका जन्म भी होता है। और इस लाल रक्त कण की पूर्ति के लिए वो बनेगा कहाँ से, इसका निर्माण कैसे होगा, तो उसके लिए हमें अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि ये जो रक्त के कण हैं, इन कणों का निर्माण हड्डियों के बीच में, हड्डी का जो खाली स्थान होता है उस बीच में जो भाग होता है उसको मज्जा कहा जाता है। और उसी मज्जा में, ये मज्जा एक प्रकार का रक्त निर्माण का कारखाना है। और ऐसे ऐसे अनेकों कारखाने हैं जिन कारखानों में रक्त के इन कणों का निर्माण होता है। और उसके लिए चाहिए क्या, तो कच्चे पदार्थ, जैसे हम खिचड़ी बनाने के लिए दाल लेते हैं, पानी लेते हैं, नमक लिए, तेल लिए, चावल लिए, इन सबों चीज़ का जो हम मिश्रण करते हैं उसके बाद जो है एक नए रूप में हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। तो यहाँ भी जो है कच्चे पदार्थ के रूप में ये प्रोटीन लेते हैं, लौह तत्व लेते हैं और विटामिन के रूप में सारे कच्चे तत्वों को एकत्रित करते हैं। और उसके बाद यह जो है सो इस रक्त कण का निर्माण करते हैं।
अब रही बात कि इतने जो कच्चे तत्व हैं ये शरीर में आते कहाँ से हैं, तो इनकी भरपाई के लिए हमें अच्छे अच्छे भोजन की आवश्यकता है। अब भोजन में क्या है, तो भोजन में शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भोजन भी है। इसके लिए देखिए, इस तत्व की जो पूर्ति होगी, कच्चे तत्व की पूर्ति वो होगी खाद्य पदार्थ से। तो खाद्य पदार्थ में आ गई आपकी जितनी भी हरी शाक सब्जियां हैं वो सारी की सारी, ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक है, साग है। उसके साथ साथ फल है, सभी प्रकार के फल, जो मौसमी फल है अर्थात मौसम में उगने वाले फल हैं वो, या मौसम के बाद भी या उससे पहले भी अगर जो फल की प्राप्ति होती है वो भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। लेकिन अधिक लाभदायक है जो फल हमारे मौसम में निकले। और दूध, ये बड़ा आवश्यक भोज्य पदार्थ है। बच्चे से लेकर वृद्ध तक को ये जो दूध है ये व्यक्ति के प्रत्येक उम्र को आवश्यक होता है। और अब देखेंगे तो ये तो थे शाकाहारी भोजन का जो रूप है। अब मांसाहारी में आ गया अंडा, किसी भी पक्षी वर्ग का हो, और मांस। तो इन सब भोज्य पदार्थों में अधिक रूप से इस कच्चे तत्वों की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी सहायता से ये जो मज्जा है, फैक्ट्री जो है, जो कारखाना है रक्त निर्माण का, वो इन सभी भोज्य पदार्थ का जो अंश है वो अपने अंदर लेकर और रक्त कण का निर्माण करता है। तो इन सभी भोज्य पदार्थों को हमें लेना चाहिए ताकि हम, और इसमें भी स्वच्छ जो ताज़ी हो वो लें, ताकि शीघ्रता से रक्त का निर्माण हो सके। और इस प्रकार जो है रक्त निर्माण के लिए कारखाने में आवश्यक तत्व, कच्चे तत्व की पूर्ति होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, ये तत्व हमारे शरीर में नहीं है, अगर हम ये सब खाद्य पदार्थ के रूप में नहीं ले रहे हैं, तो उन तत्वों का निर्माण नहीं होगा जिनसे रक्त कण, लाल रक्त कण तैयार हो सके। और जब नहीं होगा तो इसी के कारण लाल रक्त कण की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में नहीं बन पाएगा। और जब नहीं बन पाएगा तो इसी की कमी को एक बीमारी कहा जाता है। इस बीमारी का नाम है एनीमिया, अर्थात जिस व्यक्ति के रक्त में लाल रक्त कण की कमी हो जाए और उससे जो बीमारी उत्पन्न हो उसे कहा जाता है एनीमिया। तो इससे निजात पाने के लिए हमें स्वच्छ ताज़ी जो भोज्य पदार्थ है, चाहे वो शाकाहारी साग सब्जी के रूप में हो या मांसाहारी दूध अंडे और मांस के रूप में हो, हमें समय समय पर लेते रहना चाहिए ताकि शरीर का जो संतुलन है वो बना रहे, रक्त उस तत्व का निर्माण करता रहे जिसकी सहायता से रक्त का संतुलन बना रहे, और उस रक्त की सहायता से पूरे शरीर का संतुलन बना रहे, ताकि हम स्वस्थ रहेंगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे हमने देखा कि रक्त की कमी से, रक्त में जो तत्व हैं उनकी कमी से एनीमिया हो जाता है, व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। एक कमज़ोरी से व्यक्ति के अंदर तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति एक समय जब आता है वह गिर जाता है, वह काफ़ी अस्वस्थ हो जाता है।
उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए हमारे अपने शरीर की देख रेख के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ, ताज़ी जो भोज्य सामग्रियाँ हैं उसे खाना चाहिए और इस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। रक्त हमारे शरीर के आवश्यकता अनुसार उपयोगी हवा को भी शुद्ध करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह पहुंचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे बड़ी भूमिका है इस रक्त की, और उस रक्त में जो बनावट है, रक्त में जो अलग अलग तत्व हैं उनकी। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न बन सकता है कि शरीर में ऊर्जा का संचार कैसे और कौन करता है। दूसरा, एनीमिया जैसे रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा, कि रक्त के जो विभिन्न भाग हैं, रक्त में जो अलग अलग कण हैं, उनका वर्णन हम अपने शब्दों में कर सकते हैं। तो आज इस वर्ग तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।